हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनोहर है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। हमारे पिछले वीडियोस नेट जेआरएफ के इंट्रोडक्शन को मिले आपके प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है और इसके अंदर कैसे सवाल आते हैं और क्या क्या पढ़ना है, इसकी डिटेल में चर्चा की गई है। जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप किसी भी सूचना से वंचित नहीं रहे और आपको समय समय पर हमारे वीडियोज का लाभ मिलता रहे। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो हमारी टीम के सदस्य महिपाल दान चारण के द्वारा लाया गया है। महिपाल दान चारण बाड़मेर जिले के भियाड़ गांव से बिलोंग करते हैं, जो एक तरह से हमारे जैसा ही क्षेत्र है। उनकी शिक्षा पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में वो पीजी कर रहे हैं। महिपाल दान चारण ने शुरू से ही जेआरएफ देना शुरू किया और उन्होंने लगातार 3 बार जेआरएफ को क्वालिफाई किया। कितनी बार? 3 बार जेआरएफ को क्वालिफाई किया और उनके 50 में से 40 क्वेश्चन सही हुए और उसके बाद लगातार 40 प्लस ही क्वेश्चन सही हुए। तो एक बेहतरीन उनके क्वेश्चन सही करने की क्षमता है। इस तरह से हमने सोचा कि हमारी टीम के सदस्य को आपसे रूबरू कराए और उनके एक्सपीरियंस है वो शेयर करवाए। तो इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है और आप इनसे लाभान्वित होते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। वहां पर मैं खुद और हमारी टीम के सदस्य आपको वहां पर जवाब देंगे। इसके अतिरिक्त जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक तो आपको 5 से 6 साल के पिछले पेपर करने हैं और दूसरी जितनी जानकारी है वो महिपाल दान चारण के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और पूरे पेपर के अंदर यही आपको डिसाइडेड है पूरे जेआरएफ पेपर में। तो इसके लिए आपको अच्छे से जो उन्होंने बताया है, बहुत ही एक्सपीरियंस है उनके। लगातार आप देख सकते हैं 3 बार जेआरएफ हुआ और 3 बार 40 प्लस क्वेश्चन सही हुए, तो एकदम रिलायबल है। उनके सोर्स को आप फॉलो करना है जो चीजें बताई है। दूसरी चीज, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश के छात्र होते हैं उनकी सबकी मैथ्स रीजनिंग एक तरह से थोड़ी सी वीक होती है, तो उनको थोड़ी सी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आपके जितने भी जो फ्रेंड्स है, चाहे परिवार के सदस्य हो, जो कॉलेज के अंदर हो या फिर पीजी में हो या फिर अभी पढ़ के बैठे हो, तो उनको ये वीडियो दिखाना है। इसके अतिरिक्त फर्स्ट पेपर के पिछले 5 साल के जो पेपर हैं वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। फर्स्ट पेपर आपका जेआरएफ में एक तरह से डिसाइडेड होता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और महिपाल दान की बताई हुई रणनीति को फॉलो करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ग्रामीण परिवेश के छात्र हो या गणित और रीजनिंग से थोड़े जिनकी वीक है उनको भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अब चलिए आप महिपाल दान का वीडियो देखिए। इस एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसके साथ में पेपर 2 के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। आप सबको पता होगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। इसका मतलब है इसका सिलेबस सभी के लिए कॉमन होता है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो यूनिट्स हैं, इसको 10 यूनिट्स में बांटा गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, जिसका मैंने इंग्लिश इक्विवेलेंट साइड में लिख लिया है, यूनिट 4, यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यूनिट 5 के बाद में आएगी यूनिट 6 जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है। यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 आईसीटी और यूनिट 9 जो कि एनवायरनमेंट। इसके बाद में यूनिट 10 आएगी जो कि लास्ट है, जिसके अंदर आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये थी इसकी 10 यूनिट्स। और आगे बढ़ने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टिप्पणी देख लेते हैं जो इन्होंने की है। इसका पॉइंट 1 है, प्रत्येक यूनिट जिसके ब्रैकेट में लिखा है मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट से एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 10 यूनिट से 10 × 5
इक्वल्स टू 50, तो 50 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिख लिया है और हर क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 मार्क्स। तो ये जो फर्स्ट पेपर है टोटल 100 मार्क्स का है और इसमें से हर एक यूनिट के अंदर से 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में मैंने इन सभी यूनिट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा है, जिसके अंदर कैटेगरी 1 के अंदर मैंने 4 यूनिट्स को रखा है। इन 4 यूनिट्स के अंदर आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हैं और टोटल 20 में से 20 नंबर लेके आ सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस का नेचर इस टाइप का होता है कि ये अगर आपने प्रैक्टिस करके अगर इनको आपने सीख लिया तो आप 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे यानी कि जो गलती करने की जो आशंका है वो बहुत ही कम रहती है। क्योंकि जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, अगर इसके अंदर आपको पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ अगर आपको अच्छे से आता है और इसके साथ में जो भी जोड़ बाकी इसके अंदर है एडेड वो भी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप इसमें से 5 में से 5 सवाल सही कर सकते हैं। उसी प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर भी कुछ इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप 5 में से 5 ला सकते हैं और टोटल यहाँ पे 20 में से 20 नंबर लेके आ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के बाद में अब हम देखते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के अंदर भी मैंने 4 यूनिट्स को इंक्लूड किया है, जिसके अंदर हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है। जो कैटेगरी 1 थी उसके अंदर आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जबकि कैटेगरी 2 के अंदर आपको पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको अगर आप पढ़ते हो और इसमें बेसिकली जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी अगर आपको वो अच्छे से आती है तो आप इसमें से 5 में से 4 क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं। तो इसके बाद में आप इन टोटल 20 में से 16 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी 2 के बाद में आती है कैटेगरी 3, जिसके अंदर मैंने 2 यूनिट्स को इंक्लूड किया है, आईसीटी और कम्युनिकेशन। क्योंकि ये यूनिट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और ये बहुत ही वास्ट है तो इसको मैंने करणी कृपा विभाग को सौंप दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपना जो प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज, जिसका मतलब है जो आपको पहले से जो आता है उसको यूज करके आप इसमें 5 में से 3 क्वेश्चन यानी कि दोनों यूनिट से टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप 6 क्वेश्चन करेक्ट मार्क कर सकेंगे। एक्चुअली ये दोनों यूनिट बहुत ही वास्ट हैं, इनकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, हमारे को पता नहीं है इसमें से क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें ये क्लियर नहीं होता है। तो फिर आप इसमें अपने प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज का ही यूज़ करें। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया सिम का फुल फॉर्म क्या है या फिर सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसी टाइप के एब्रीवेशन पूछे जाएंगे और भी कुछ भी जो कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप टैकल कर पाएंगे। तो फिर आप इसमें से 10 में से 6 मार्क्स एक्सपेक्ट करें। तो इस प्रकार से कैटेगरी 1, 2, 3 से आप टोटल 42 या फिर अगर 42 की जगह इवन 40 या फिर 40 के अराउंड जो कुछ भी स्कोर आप स्कोर करें पेपर 1 के अंदर, तो यह बहुत ही रेस्पेक्टेबल स्कोर माना जाता है और आपको पेपर 2 के अंदर आपको लेवरेज मिल जाता है कि आप थोड़ा कम भी स्कोर करें तो भी आपको JRF या फिर नेट अवार्ड हो सके। 33+ स्कोर पेपर 1 के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है। कैटेगरीज़ की बात करने के बाद में अब हम देखते हैं इनको पढ़ना कहाँ से है। तो पेपर 1 का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बुक आई होगी जिसके अंदर ये 10 की 10 यूनिट दी होती है और आप उसको पढ़ के इसके अंदर उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगा या करूँगी, तो आप बहुत गलत हो। आप देख लीजिए हर साल अराउंड 60,000 लोग अप्लाई करते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और उसके अंदर मुश्किल से 300 लोगों को JRF अवार्ड होती हैं। इसका मतलब है आपको ये जो 1 बुक अप्रोच है इसको चेंज करना पड़ेगा और आपको पर टॉपिक पर यूनिट एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उसको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए इसमें जो कैटेगरी 1 है इसके अंदर जो भी यूनिट्स आती है इसके आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैटेगरी 2 के अंदर वाली जो यूनिट्स है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मगअप करनी पड़ेगी। कैटेगरी 3 के अंदर जो 2 यूनिट आ रही है उसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट ना करें। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कैटेगरी 1, 2 और 3 है इनको किस अप्रोच से पढ़ना है या फिर कैसे इनको हैंडल करना है। कैटेगरी 1 के अंदर हमारा जो पहला यूनिट है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ों की व्याख्या। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कोई भी आप है ना स्टैंडर्ड बुक लीजिए या फिर यूट्यूब के वीडियोज़ का सहारा लीजिए और वहाँ से ये जो भी है पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट इनको आप सीख लीजिए। और एक बार सीखने के बाद में आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चंस का नेचर इस टाइप का है कि आप इसके अंदर 5 आउट ऑफ 5 यानी 5 में से 5 प्रश्न सही करने की क्षमता रख पाएंगे। तो ये था जो फर्स्ट है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको कैसे पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको जहाँ कहीं से भी ये मिले वो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ये सेम चीज़ अप्लाई होती है जो सेकंड जो हमारी यूनिट है इसकी, वो है लॉजिकल रीजनिंग। इसको भी इसके सारे टॉपिक जो इन्होंने लिख रखे हैं वो सारे टॉपिक किसी एक किताब से पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, और फिर आपका फोकस जो होता है वो रहना चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर। इसके अंदर आप ये जो सब टॉपिक है इसका भारतीय तर्कशास्त्र, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद में जो मैथमेटिकल रीजनिंग है इसके अंदर भी इन्होंने बहुत ही सिंपल टॉपिक दे रखे हैं, इसको भी आप कहीं से पढ़ लें और इसका भी बहुत ज़्यादा अभ्यास करें। तो अगर आप इसका भी अभ्यास करेंगे तो इसमें से आप 5 में से 5 ला सकते हैं। इसके बाद में जो फर्स्ट कैटेगरी का बचता है टॉपिक वो है कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर एक आपको पैसेज लिखा आएगा और उसमें से 5 प्रश्न होंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप इसके 5 सवाल के जवाब एकदम सही दें। तो इससे आपको पता चल गया है कि कैटेगरी 1 की जो भी 4 यूनिट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभ्यास करना, और अभ्यास करके आप इसमें से 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। तो कैटेगरी 1 के बाद में अब हम चलते हैं कैटेगरी 2 के अंदर, जिसके अंदर भी हमारे 4 यूनिट्स हैं और इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हायर एजुकेशन, दूसरा है एनवायरनमेंट, तीसरा है रिसर्च मेथोडोलॉजी और चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखते हैं हम जैसे हायर एजुकेशन नाम का टॉपिक है इसको किस बुक को रेफ़र करके पढ़ा जाए। तो इंडिविजुअली हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे हायर एजुकेशन पॉलिसी है इस टॉपिक को। तो इसका आप सिलेबस देखिए और इसके लिए मैंने 2 स्टैंडर्ड सोर्स रेफ़र किए हैं, आपको वो सोर्स पढ़ने होंगे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा और इस टाइप के टॉपिक्स इन्होंने लिख रखे हैं। इनका आपको फैक्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो फैक्चुअल नॉलेज और अदर नॉलेज एक्वायर करने के लिए आप इग्नू की एक बुक आती है जिसका टाइटल है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, उसका 18वां चैप्टर जिसका टाइटल है एजुकेशन, वो पढ़ें। इसके अलावा स्पेक्ट्रम बुक का एक चैप्टर होता है एजुकेशन, जो शायद मेरे हिसाब से हिंदी में भी अवेलेबल है, उसको पढ़ें। तो इग्नू का भी ये जो बुक है, ये वाली बुक भी मुझे लगती है हिंदी में अवेलेबल होगी। तो इन दोनों सोर्सेज को रेफ़र करें। और इसके अलावा शिक्षा के जगत में सरकारी योजनाएं जो भी आई है बहुत कम ही आई है, तो आप इन सब के बारे में एलिमेंट्री नॉलेज यानी कि बेसिक जो नॉलेज होता है वो रखें। तो इतना पढ़ने के बाद में आप इसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन सही करने में सक्षम हो जाएंगे। हायर एजुकेशन पॉलिसी के बाद में अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट वाले टॉपिक को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसका सिलेबस आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर इन्होंने बहुत ही बेसिक टॉपिक्स जैसे विकास और पर्यावरण, पर्यावरणिक मुद्दे, पर्यावरण प्रदूषण और जो ट्रीटीज़ हुई है इस इन्वायरमेंट के फील्ड में, उन कुछ ट्रीटीज़ का इन्होंने नाम दे रखा है। और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इन सब ट्रीटीज़ के बारे में एलिमेंटल नॉलेज ज़रूर रखें। एक JRF के पेपर में क्वेश्चन आया था क्योटो प्रोटोकॉल कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आप सबको पता होगा इसका, अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ते हो तो इसके अंदर ये आप ज़रूर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे कि ये 2005 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको इन्वायरमेंट के टॉपिक को कहाँ से पढ़ा जाए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप शंकर IAS की जो इन्वायरमेंट की बुक आती है उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दृष्टि IAS या फिर ऐसी ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कहीं से भी आपको इन्वायरमेंट के लिए सब्सटेंशियल स्टफ मिल जाए तो वहाँ से आप पढ़िए, हिंदी में जो कुछ भी अवेलेबल हो वो। नहीं तो आप इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स दिए गए और इनको आप गूगल कर दीजिए और इसके बाद में जो भी एलिमेंटल इन्फॉर्मेशन आए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अगली जो यूनिट आती है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के इन सिलेबस को देखोगे तो आप पाओगे कि रिसर्च मेथड्स के बारे में इन्होंने जो भी एलिमेंटल नॉलेज होता है उसके बारे में ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप किसी एक स्टैंडर्ड बुक से रिसर्च मेथड्स ज़रूर पढ़ें। अगर आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं तो आप राम आहूजा की बुक रिसर्च मेथड को पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में अवेलेबल रिसर्च मेथड के ऊपर कोई भी बुक हो तो उसको आप पढ़िए। कैटेगरी 2 की जो 4th यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की इस यूनिट को आप किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ सकते। यह टोटली एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है और इसके अंदर एक जो टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो भी होंगे टीचिंग के अंदर उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप खुद को एक प्रोफेसर के रूप में इमेजिन कीजिए और उसके बाद में जो कुछ भी क्वेश्चंस हो वो आप अपना कॉमन सेंस लगा के उनको सोल्व कीजिए। इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं
उनकी जानकारी के लिए आप कुछ YouTube वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे। एक बार JRF के पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक बहुत बड़ी क्लास है, लेट्स अज्यूम 500 प्लस स्टूडेंट्स की क्लास है, उसको पढ़ाना है। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो थे, फर्स्ट जो ऑप्शन था इसका वो था चॉक एंड बोर्ड मेथड। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन था वो था प्रेजेंटेशन मेथड, और इसका जो थर्ड ऑप्शन था वो था पेपर मेथड। तो आप खुद ही एज्यूम कीजिए, अगर 500 लोगों से ज़्यादा बड़ी क्लास है तो उसको पढ़ाने का सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होगा प्रेजेंटेशन मेथड यूज करके। तो इस प्रकार से आप कॉमन सेंस यूज करके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन सेंस लगाना होता है, इसके क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते हैं। तो आई एज्यूम कि आप इसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमने कैटेगरी 2 बनाई थी, जहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं 5 में से 4 क्वेश्चन करेक्ट करने की, उसमें से हमारी 4 यूनिट हो चुकी हैं। अब हम आते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में टोटल 2 यूनिट है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9th यूनिट। 9th यूनिट है ICT के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ICT के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसका जो सिलेबस है इसके कंटूर्स डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप इसमें उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल है, जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से, ये पढ़ लें। बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक आपका जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मुझे लगता है इसके बेसिस पे आप 1-2 क्वेश्चंस टैकल कर पाएंगे और क्वेश्चन सिंपल ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप 5 में से 3 क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर करेक्ट मार्क कर सकें। इसके बाद में इसकी लास्ट यूनिट बचती है, जो कि है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन वाला चैप्टर भी एक बॉटमलेस और बॉर्डरलेस सी जैसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश न करें और भरोसा रखें खुद पे, और आप अपने जो प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यहाँ पे आप अच्छे से इस्तेमाल करें। और आप इसके उम्मीद है 5 में से कम 3 क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और याद रखना, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस प्रकार से आप अपने स्मार्ट वर्क और सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स की वजह से इसमें 42 आउट ऑफ 50 स्कोर करने की पोटेंशियल रखते हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर के अंदर 80% स्कोर करते हैं, और चूंकि JRF की जनरली कट ऑफ 65% के अराउंड रहती है, तो फर्स्ट पेपर में 80% स्कोर करने का मतलब है आपको लेवरेज है कि आप सेकंड पेपर में अगर 60+ स्कोर करते हैं तो भी आपको JRF अवार्ड होगी। इस प्रकार से पेपर 1 के अंदर जो आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आएंगे 80 का अराउंड, यह आपके JRF और नेट या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं, इनके बीच में जो फाइन लाइन है इसको क्रॉस करने में आपको इनेबल कर सकता है। इसलिए पेपर 1 के अंदर ज़्यादा फोकस करें। यहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है जो लिंगर कर रही है, तो आप उन क्वेरीज को बम्बार्ड कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम पे आप dilettante_photographer 2.0 पर रीच आउट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्वेंच योर क्वेरीज। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थैंक यू।